हमारे बाहर के देशों के खिलाड़ियों के बारे में से एक के बारे में जानकारी मुझे है बहुत पक्की और गहरी। बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर, वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कंपनियों के विज्ञापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के। एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो टेनिस में, आप जानते हैं बॉल को रैकेट से मारना है तो बहुत तेज़ स्पीड से जाती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो उसने कहा 135 किलोमीटर घंटे की स्पीड है। माने भारत में राजधानी जिस गति से जाती है उस गति से बोरिस बेकर बॉल मारता है टेनिस के रैकेट से। तो पूछा गया कि ये ताकत कहाँ से आई है? तो उसने कहा केले में से आई है। बोरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आई है। तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने कहा क्या बोला? उसने कहा केले में से आई है, मैं बचपन से केला खाता हूं। और बोरिस बेकर ने बताया कि जब भी टेनिस का मैच मैं खेलने के लिए जाता हूं तो ढेर सारे केले भर के मेरे बैग में रख के लेके जाता हूं। मैच जब चलता है टेनिस का तो आप जानते हैं कोर्ट चेंज होता है हमेशा, एक बार इस कोर्ट से खेलेंगे दूसरी बार। तो वो कहता है जो कोर्ट चेंज करने का समय उतने में मैं 2 केले खा लेता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर 2 केले खा लेता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर 2 केले खा लेता हूँ। उन्होंने कहा ये ताकत तो केले में से आई है। तो फिर उसको कहा गया कि फिर वो विज्ञापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का, उसने कहा वो तो पैसे के लिए करता हूँ, खाने के लिए थोड़ी करता हूँ। खाता तो केला तो बोरिस बेकर जैसा मजबूत टेनिस खिलाड़ी जिसकी स्पीड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके आगे की स्पीड अभी तक कोई दे नहीं पाया बॉल में, वो कहता है कि मैं केला खा के ताकत लाया हूं। तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानियां सुनाइए, बोरिस बेकर की कहानी सुनाइए, ये सब क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि ये अपनी ज़िंदगी में साधारण चीज़ें खाकर असाधारण बने हैं, क्योंकि पोषकता उन्हीं चीज़ों में है जो सस्ती हैं, बहुत महंगी चीज़ों में पोषकता नहीं है। हमारे देश के साधारण जो नागरिक हैं उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है। इस वायरस को आप सभी चिकित्सक निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। वो वायरस है कि जितनी महंगी दवा उतनी अच्छी, जितना महंगा ताकत का टॉनिक उतना अच्छा, जितना ज़्यादा फीस ले डॉक्टर उतना अच्छा। ये गलत एक वायरस घुस गया हमारे देश के नागरिकों के मन कि ज़्यादा फीस ले रहा है तो अच्छा डॉक्टर है, खूब दवाएं लिख रहा है, एक छोटी बीमारी के लिए 15-16 दवाएं लिख रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फिर ऊपर से इंजेक्शन ठोक दे तो और अच्छा डॉक्टर है। ये वायरस आप निकाल दीजिए, ये वायरस निकालने में आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। हमारे देश का साधारण गांव का गरीब आदमी, किसान, मजदूर जब डॉक्टर के पास जाता है, मैंने देखा डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। अब डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन की नहीं लगा दो, आप ज़रूरत नहीं है, फिर भी लगा दो, चाहे पानी का ही लगा दो आप, तो उसको मन में संतोष हो जाए। लेकिन वायरस ऐसा घुस गया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मरीजों को आप सिर्फ चिकित्सा दे रहे हैं इतना ही नहीं है, मरीजों को थोड़ी शिक्षा भी दे दीजिए, उनको एजुकेट भी कर दीजिए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मुझे भारत में कई बार ऐसा लगता है कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं की जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे देश के मरीजों को, साधारण नागरिकों को शिक्षा की ज़रूरत है, हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज़ तो काफ़ी कुछ हो गई हैं अब इस देश में, बहुत सारे चिकित्सालय हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी दवा की दुकानें हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के नाम पर इस देश में बड़ा शून्य है। हमारे देश की सरकार ने पिछले साल एक आंकड़ा दिया जो बहुत दिल दहलाने वाला है। पिछले साल भारत देश में 50 लाख बच्चों की मौत हुई डायरिया से। भारत सरकार का कहना है डायरिया से 50 लाख बच्चे मर गए, और सरकार का कहना है कि एवरेज माने औसतन हर साल डायरिया से 50 लाख बच्चे मरते हैं। किसी साल 46 लाख होते हैं, किसी साल 54 लाख हो जाते हैं, किसी साल 52 लाख, किसी साल 48 लाख। पिछले कई वर्षों से ये एवरेज निकल रहा है कि 50 लाख बच्चे डायरिया से मरते। सभी चिकित्सक इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि डायरिया बहुत जल्दी और आसानी से ठीक होने लायक बीमारी है, बस इसमें एजुकेशन की ज़रूरत है। शायद इसमें दवा की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन की ज़रूरत है। और वो एजुकेशन साधारण सा, किसी भी गरीब आदमी को आप कह दो कि भैया डायरिया हो गया तुम्हारे बच्चे को, नींबू की शिकंजी बना लो, उसमें थोड़ा नमक डाल के बच्चे को 2-2 चम्मच पिलाते रहो 5-5, 7-7, 10-10 मिनट से, तो डायरिया तो ठीक होगा ही, बच्चा मरेगा भी नहीं। इतनी आसान बात है।
परम पूजनीय स्वामी जी एक नुस्खा बताते हैं जिसको आप जरूर उपयोग करिए कि कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर तुरंत पिला दीजिए फटने से पहले। एक खुराक में ही इतना गहरा असर आता है कि दवाओं की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस देश में कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर डायरिया ठीक होने की पूरी व्यवस्था हो और घर में नींबू की शिकंजी बनाकर नमक मिलाकर पिलाने की सबके पास सुविधा हो, उस देश में 50 लाख बच्चे हर साल मर जाएं डायरिया से। ये एक ही बात का प्रमाण है कि हमको हेल्थ फैसिलिटी नहीं, हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है इस देश को। भारत सरकार ने पिछले साल इसी तरह का एक आंकड़ा और दिया, वो और भी दुख देता है कि हमारे भारत देश में 40,000 बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। अब 40,000 बच्चे अगर हर साल अंधे हो रहे हों विटामिन ए की कमी से, तो इसमें शायद दवा की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी एजुकेशन की ज़रूरत है। जिस भारत में गाजर पैदा होती हो, जिस भारत में भरपूर दूध पैदा होता हो, जिस भारत में दही हो, जिस भारत में पनीर हो, जिस भारत में मूंगफली हो, वहाँ के बच्चों को विटामिन ए की कमी हो जाए और वहाँ के बच्चे अंधे हो जाएं विटामिन ए की कमी से, और वो भी 1-2 नहीं 40,000। और इन आंकड़ों में ध्यान यही दीजिएगा कि सरकार के पास जो रिपोर्टेड केस हैं वो ये 40,000 बच्चों के अंधे होने के हैं प्रतिवर्ष के, या 50 लाख बच्चों के डायरिया के मरने के केसेस हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अनरिपोर्टेड जिनकी दर्ज ही नहीं है कहीं कोई सूचना, वो और भी बड़े हो सकते हैं। तो ये 2 आंकड़े पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया कि जब भरपूर गाजर पैदा हो रही है और विटामिन ए की हर चीज़ इस देश में मिलती है। बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां गाजर नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां मूंगफली नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां दूध नहीं है क्योंकि जानवर नहीं है, बहुत सारे देश हैं जहां मक्खन नहीं है, दही नहीं है, पनीर नहीं है क्योंकि उनके यहाँ जानवरों की संख्या नहीं है। वहाँ पर विटामिन ए की कमी से हज़ारों बच्चे अंधे हो जाएँ तो एक बार को समझ में आता है भारत जैसे देश में जहाँ प्रचुर भंडार है, सस्ती कीमत पर विटामिन ए उपलब्ध है, वहाँ अगर हज़ारों बच्चे 40,000 अंधे हो जाएं तो ये बहुत दुख होता है, धक्का लगता है दिल को। आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में हैं इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे भारत देश में तो आप जानते हैं कि इस देश में विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है आंवला, आसानी से उपलब्ध है, 10, 12, 15 रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध है। जब सीज़न आता है तब आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पतंजलि योगपीठ की तरफ से तो आंवले के कई उत्पादन हैं, लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। इतना बड़ा स्रोत है विटामिन सी का। अब हमारे पास प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ के लोग जितने तरह की सब्जियाँ खाते हैं, जितने तरह के फल, मौसमी फल खाते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटामिन B12 कभी कमी हो जाए। ऐसे हमारे देश में प्रकृति के द्वारा जो बहुत सारे समृद्ध पदार्थ हैं, सस्ते हैं, कीमत में आसानी से उपलब्ध हैं, हर जगह होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंवला भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है, गाजर भारत में हर जगह आसानी से मिल जाती है, टमाटर हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में, हमारे देश के साधारण नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं। और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज़्यादा आप बढ़ा देंगे हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी। कैल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरीज आते हैं और आप उनको कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत बताते हैं और आप भारत में बहुत सारी सस्ती चीज़ों से कैल्शियम को उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहाँ उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में, और चूने का पत्थर एक 50 पैसे का बाज़ार से ख़रीदो, पानी में डाल के उसको रखो तो इतना चूना बन जाता है कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की पूरे परिवार की ज़रूरत कम कर सकते हैं। आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कहिए, विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो सेंडोज की गोलियाँ ले आते हैं। कैल्शियम सेंडोज की सैकड़ों रुपए की गोलियाँ आती हैं। बेचारा गरीब आदमी तो सोच के ही परेशान हो जाता है, फिर उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। माताओं को अक्सर गर्भावस्था के समय में कैल्शियम की गोलियाँ आप सब बताते हैं, तो उनको इतना ही कह दीजिए कि चूना खाओ, और लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, किसी को चूना खाओ। चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है।
ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हम में, अंग्रेजों से सीख सीख कर हमने चूना लगाना सीख लिया सबको। पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था, अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीख लिया। तो लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, चूना खाओ, ये चूना खाने के लिए है। हाँ, बस इतना ही विनम्रता से कहिएगा कि तंबाकू के साथ मत खाओ। उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ, उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ, उसको पीना है तो पानी में डाल के पियो। मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है। और बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है। भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का स्रोत इस देश को दिया है, शायद ही किसी देश में होगा। वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं, वो चूने का पत्थर ही है जो 20 तरह के उद्योग में जा रहा है। वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये साधारण सी बातें आम आदमी के दिल दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, लेकिन आप कहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से। कोई दूसरा कहेगा ना तो कुतर्क करेगा, तुम क्या डॉक्टर हो, तुमको क्या मालूम है। लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको कह रहा है तो बहुत गहराई से, एक तो परंपरा से आई हुई है बात, चूना उसके दादाजी खाते थे, दादाजी के दादाजी खाते थे, वो भी खाते थे, देखा है उसने, फिर आपने और जोड़ दिया उसमें कि ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो बात तो पक्की बैठ जाएगी उसके मन में। फिर वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना लेगा कि सैंडोज की गोलियां खा खाकर करोड़ों रुपए एक विदेशी कंपनी को देना, क्योंकि आप जानते हैं सैंडोज जो है विदेशी कंपनी है, उसके करोड़ों रुपए का धंधा सिर्फ ये गोलियों का ही है। और ये धंधा हम भारतवासियों के अनजाने में, गैर जानकारी में हो रहा है। अगर ये जानकारी बढ़ जाए भारतवासियों की तो बहुत बड़ा काम आप सब मिलकर कर पाएंगे। तो मेरा एक ही विनम्र आपसे कहने का प्रयास है, वो ये कि आप थोड़ा एजुकेशन, किसी भी पेशेंट को थोड़ी एजुकेशन दीजिए, थोड़ी शिक्षा दीजिए, सामान्य ज्ञान उसको बताते जाइए ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचता रहे, अपने परिवार को भी बचाता रहे। बहुत दुख होता है कि भारत में 60 से 70% बीमारियां खराब पानी के कारण हैं, गंदे पानी के कारण हैं। अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधारण नागरिकों को ये बताया जा सकता है कि भाई पानी को ठीक करके पियो, उबाल करके पियो, छान करके पियो, इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान हो। डायरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता है, हैजा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुष्परिणाम है। आप तो जानते हैं लीवर की कई सारी बीमारियां बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण है। तो ये साधारण सी बातें हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहें, शिक्षित करते रहें, तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं। मैं एक विषय पर और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और भी गंभीर एक विषय है जो मुझे आपसे कहना है, और वो गंभीर विषय ये है कि हमारे देश की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से एक कानून में संशोधन किया है, और उस संशोधन के कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। हमारे देश में एक कानून चलता रहा, इंडियन पेटेंट एक्ट। 1970 में मैं आपसे बता रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा काम किया था इस देश में, एक कानून बनाया था इंडियन पेटेंट एक्ट। उस कानून में कुछ ऐसी धाराएं रखी गई थीं कि जैसे पेटेंट की जो व्यवस्था है, पेटेंट आप जानते हैं कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति का या कंपनी का किसी एक दवा के ऊपर, विशेष दवा के ऊपर। तो पेटेंट का कानून श्रीमती गांधी ने 1970 में बनाया। उसमें व्यवस्था ये की गई कि कोई भी दवा कंपनी भारत में अगर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगी या पेटेंट मांगेगी तो किसी भी दवा को प्रोडक्ट के रूप में पेटेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उस दवा के प्रोसेस पर पेटेंट दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक दवा है, XYZ उसका नाम है, उसको बनाने की कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पेटेंट किया जाएगा, ना कि उस दवा को पेटेंट किया जाएगा। ये श्रीमती गांधी ने कानून बनवाया था संसद में। बहुत बहस हुई थी इस कानून पर, लेकिन संसद ने इसको पास किया था। इस कानून में और एक धारा जोड़ी गई थी कि जिस व्यक्ति को या कंपनी को पेटेंट दिया जाएगा वो प्रोसेस का होगा, प्रक्रिया का होगा, और अधिकतम 5 से 7 वर्ष का होगा। 7 वर्ष के बाद वो पेटेंट अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर उस प्रक्रिया में किसी को भी बनाने का अधिकार होगा। फिर उसमें एक तीसरी व्यवस्था ये की गई थी कि जिस व्यक्ति ने या कंपनी ने पेटेंट लिया, वो कंपनी अगर पेटेंट लेने के 2 साल के अंदर अपनी दवा का उत्पादन नहीं करेगी तो उसका पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा।
फिर उसमें एक चौथी व्यवस्था थी, वो ये कि जब भी किसी कंपनी या व्यक्ति को पेटेंट मिलेगा किसी भी एक दवा पर, उस दवा को वो बाहर से आयात करके नहीं ला सकेंगे, उसका भारत देश में ही उत्पादन करना पड़ेगा, नहीं तो पेटेंट उनका खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसमें और एक व्यवस्था की गई थी जो बहुत बढ़िया रही इस देश में, कि भारत में दो तरह की चीजें हैं दुनिया में हैं, एक होती है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। तो जो डिस्कवरीज हैं उनको कभी पेटेंट नहीं दिया जाएगा और इन्वेंशंस को पेटेंट दिए जाएंगे। तो डिस्कवरीज को पेटेंटेबिलिटी के बाहर रखा गया और इन्वेंशंस जो हैं, आविष्कार, उनको ही पेटेंट प्रदान किए जाएंगे। ऐसा करके एक बहुत बढ़िया कानून बना था 1970 में। आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1970 में ये कानून बना था, इसके पहले क्या था? 1970 से पहले भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ पेटेंट कानून चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था, राज किया था, तो उन्होंने भारत में एक पेटेंट का कानून बनाया था। सबसे पहले 1856 में बनाया था, उसका नाम था इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1856 में। उस कानून को अंग्रेजों ने 1911 में आकर थोड़ा संशोधित किया था और फिर दोबारा से बनाया था। उस कानून के आधार पर भारत में 1970 तक सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। 1970 में श्रीमती गांधी ने यह कहा कि ये कानून अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ हमको बदल करना चाहिए था 1947 में ही, लेकिन हम नहीं कर पाए, लिहाजा अब हम इस कानून को बदलेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी इस देश में 1967 में, तो उन्होंने संसद में सबसे पहला ऐलान किया था कि मेरी प्राथमिकता में कुछ ऐसे काम हैं जिनको मैं करना चाहूँगी। उसमें से एक काम है कि अंग्रेजों के ज़माने के बनाए गए कुछ कानून को मैं रद्द करना चाहती हूँ। उसमें से सबसे पहला कानून इंडियन पेटेंट एक्ट 1911 वाला। तो 1911 के पेटेंट एक्ट को श्रीमती गांधी ने ख़त्म किया था, क्योंकि 1911 के पेटेंट एक्ट में प्रोडक्ट के पेटेंट की व्यवस्था थी, प्रोसेस के भी पेटेंट की व्यवस्था थी। दूसरा, 1911 के पेटेंट एक्ट में पेटेंट जो होता था वो कम से कम 20 साल के लिए होता था। माने किसी दवा पर किसी कंपनी को पेटेंट अगर मिल गया तो 1970 के पहले वो कंपनी 20 साल तक अकेली दवा बनाती थी उसको और बाजार में बेचती थी। मोनोपोली पूरी तरह से उस कंपनी की होती थी। 20 साल तक दूसरी कोई कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती थी। 1911 के पेटेंट एक्ट में ये प्रावधान था कि अगर किसी ने भारत में पेटेंट ले लिया, फिर उस दवा को वो भारत में ना बनाए तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, वो दवा को बाहर से भी इंपोर्ट करके ला सकते थे। माने सारे उल्टे प्रावधान थे 1911 के पेटेंट एक्ट में। श्रीमती गांधी ने वो सब रद्द कर दिए और एक भारतीय तरीके का, भारत की ज़रूरत का पेटेंट कानून बनाया। और इसी पेटेंट कानून के बदौलत भारत देश में दवाओं का और चिकित्सा क्षेत्र का इतना विकास हुआ जो आज हमारी आंखों के सामने है। अब एक गंभीर परिस्थिति आई है देश के सामने। अब वो परिस्थिति आई है कि बाहर के देशों से आने वाली विदेशी कंपनियों ने 1970 का पेटेंट एक्ट बदलवा लिया है और भारत की सरकार ने विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर एक नया पेटेंट कानून इस देश में लागू करा दिया है। जो नया पेटेंट कानून इस देश में लागू हुआ है उसमें वो सारे प्रावधान हैं जो अंग्रेजों के ज़माने वाले पेटेंट कानून में होते थे। जैसे नया पेटेंट एक्ट आया है उसमें यह है कि किसी भी डिस्कवरी को और किसी भी इन्वेंशन को भारत में पेटेंट दिया जाएगा। दूसरा, उसका प्रावधान यह है कि पेटेंट की अवधि 20 साल के लिए होगी। तीसरा प्रावधान यह है कि किसी भी दवा के प्रोडक्ट को भी पेटेंट किया जा सकेगा, प्रोसेस को भी पेटेंट किया जा सकेगा। चौथा प्रावधान ये है कि भारत के बाहर की कोई कंपनी अगर लाइसेंस लेती है भारत में दवा उत्पादन का और उसको किसी दवा पर पेटेंट हासिल है, तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी उस दवा का भारत में उत्पादन करे, वो विदेशों से भी आयात करके उस दवा को भारत में ला सकती है और इस देश में बेच सकती है। माने सारे के सारे अंग्रेजों के ज़माने वाले कानून के प्रावधान अभी के कानून में आ गए हैं जो इस समय देश में चल रहा है। इसने हमारे देश की व्यवस्था को बदलना शुरू किया है और व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि जो दवाएं पहले बाजार में सस्ती कीमत पर आसानी से उपलब्ध थी वो अब इस पेटेंट कानून के बाद विदेशी कंपनियों की मोनोपोली में चली गई हैं वो दवाएं, और कंपनियों ने रातों रात उनके दाम बढ़ा दिए हैं और बेतहाशा कीमतें बढ़ा दी। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवाएं भारत के बाज़ार में उपलब्ध हैं
वो थोड़े दिन पहले तक भारतीय पेटेंट कानून से संचालित थी, 1970 वाले से। अब सरकार ने वो 1970 वाला कानून बदल दिया। अब वो दवाएं संचालित हैं नए कानून से, जो पूरी तरह से अंग्रेजियत वाला है। इस नए कानून के आते ही जो कैंसर की दवाएं 8, 10, 12 हज़ार रुपए में उपलब्ध थी, अब उनकी बाजार में कीमतें 1.5-2 लाख रुपए तक पहुंच गई। और बड़े बड़े चिकित्सकों को मैंने ये चिंता करते देखा है, वो ये कहते हैं कि पहले जो दवाएं 8-10 हज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती थी कैंसर के इलाज में, अब उन्हीं दवाओं के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक एक आम आदमी को खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दवाएं बनाने का अधिकार और बेचने का अधिकार कुछ कंपनियों के हाथ में केंद्रित हो गया है। सब कंपनियां उन दवाओं को नहीं बना सकती और नहीं बेच सकती, क्योंकि पेटेंट नहीं। पहले बिना पेटेंट के थी, जिसको अंग्रेजी में ऑफ पेटेंटेड कहा जाता है वो दवाएं, अब वो सब पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। हमारे भारत के बाज़ार में एक छोटा सा सर्वेक्षण अभी किया और ये जानने की कोशिश की कि कितनी दवाएं हमारे देश में हैं जो पेटेंट के दायरे में आई हैं। तो आपको मैं ग्रुप के हिसाब से बताना चाहता हूँ। एंटीबायोटिक जो दवाएँ हैं, सभी एंटीबायोटिक दवाओं में 40% दवाएँ पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद एंटीबैक्टीरियल जो दवाएं हैं बाजार में, उनमें से 98% दवाएं, 98% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद जो एंटी फंगल दवाएं हैं वो लगभग 69% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद हृदय रोग नाशक, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन जिनको आप कहते हैं, वो दवाएं करीब करीब 74% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद दर्दनाशक जो दवाएं हैं, दर्द निवारक जो दवाएं हैं, वो करीब 78% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और फिर उसके बाद जो एंटी डायबिटिक मधुमेह नाशक दवाएं हैं वो करीब 55% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और अस्थमा नाशक, एंटी अस्थमेटिक जो मेडिसिन हैं वो 47% पेटेंट दायरे में आ गई हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेडिसिन हैं वो करीब 88% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और जो एंटी अल्सर दवाएं हैं, अल्सर रोधी, वो करीब 65% पेटेंट दायरे में आ गई हैं। और जो ल्यूकेमिया के काम में, ल्यूकेमिया इलाज में ल्यूकेमिया रोधी दवाएं जो मानी जाती हैं वो 32% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। मतलब कुछ ही दवाएं हैं जो अब पेटेंट दायरे के बाहर हैं। एंटीबैक्टीरियल में तो सिर्फ 2% दवाएं हैं जो पेटेंट दायरे के बाहर हैं, और दूसरे ग्रुप्स में किसी में 20-25, किसी में 40% तक। इसका मतलब ये है कि जो दवाएं पेटेंट के दायरे में आ गई, अब उनके ऊपर एकाधिकार किसी कंपनी का हो गया। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मेरे हाथ में एक बॉल पेन है, अगर इस बॉल पेन के ऊपर मुझे पेटेंट मिल गया तो आप जान लीजिए इसको बनाकर बेचने का 20 साल तक अधिकार मेरे हाथ में रहेगा। कोई भी दूसरा इस बॉल पेन को ना बना सकेगा ना बेच सकेगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने और कंपनी ने इस बॉल पेन को बनाकर बेचने की बाजार में कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा और मुकदमे में जीत मेरी होगी और उस कंपनी को ताला लग जाएगा। लिहाजा कोई भी कंपनी बाजार में मेरे कंपटीशन में नहीं उतर सकती। एक तरफ सारी दुनिया में ये शोर किया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन करो ताकि कंपटीशन बढ़े, ग्लोबलाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो ताकि प्रतियोगिता बढ़े, कंपटीशन बढ़े। दूसरी तरफ पेटेंट की व्यवस्थाओं के माध्यम से एकाधिकार करने की कोशिश और साजिश इस देश में शुरू हो गई। और ये पेटेंट की व्यवस्थाओं में सबसे खराब एक नियम है, वो ये फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, माने जिसका पेटेंट एप्लीकेशन पहले आएगा पेटेंट उसी को दिया जाएगा, चाहे उसको ज़रूरत हो या उसको ज़रूरत ना हो। उसका पेटेंट क्लेम बिल्कुल निर्दोष हो या नहीं हो, लेकिन एप्लीकेशन पहले दिया है तो उसी का होगा। मान लीजिए मैंने भारत के पेटेंट रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक दाखिल किया एप्लीकेशन किसी पेटेंट के लिए, और मुझसे 1 घंटे पहले किसी और कंपनी ने दाखिल कर दिया वही पेटेंट, तो मुझे नहीं मिलेगा, उस कंपनी को मिलेगा, भले ही मेरा क्लेम कितना भी जेन्युइन हो। ऐसी स्थिति में भारत के बाजार में अब विदेशी कंपनियों का धीरे धीरे एकाधिकार बढ़ गया है और इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है इस देश में, दवाओं के दाम अंधाधुंध बढ़ा दी। और इन कंपनियों का आखिरी उद्देश्य क्या है? पेटेंट हासिल करके एकाधिकार 20 साल के लिए अपने हाथ में रखना।
माने 20 साल तक वो दवा बनाएं, वही बेचें, पूरा मुनाफा वही कमाएं, दूसरा कोई उस दवा को ना बना सके ना बेच सके। आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जरूरी दवाएं बना रही थी, एंटीबायोटिक्स बहुत सस्ती कीमत पर हमारे देश में बनाने के लिए एक कंपनी बनी थी जिसका नाम है आईडीपीएल, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। आईडीपीएल की ज़्यादातर इकाइयां अभी बंद हो गई इस कानून के आने के बाद। क्यों? आईडीपीएल जो कुछ बनाता था सस्ती कीमत पर बाजार में बेचता था, अब उन दवाओं पर विदेशी कंपनियों का पेटेंट हो गया। अब आईडीपीएल ना उनको सस्ता बना सकता है ना बेच सकता है, अब वही कंपनियां उनको बेचेंगी जिनके हाथ में उसका पेटेंट है। आईडीपीएल के पास कोई एक दवा बनाने के 20 प्रोसेस हो सकते थे, लेकिन वो सारे प्रोसेस अब उनके धरे के धरे रह गए क्योंकि विदेशी कंपनी के हाथ में वो पूरा